हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री कोर्स का कर रहे हैं आज से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट। अभी तक हम चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आप जानते हैं यह हम पूरी एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक को। और यह हमारे एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है जो कि हमारा रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब यह जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। यह जितने अच्छे आपको क्वेश्चन यहाँ पर एनुअल एग्जाम में आपको मिलेंगे इस चैप्टर से या हाफिली एग्जाम में मिलेंगे, उतने ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उतने ही अच्छे क्वेश्चंस आपको नीट के एग्जाम में भी मिलेंगे। नीट में हर साल इस चैप्टर से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर आते हैं। तो यदि आप अच्छे से इसे तैयार कर लेंगे तो आपके आगे तक के लिए केमिस्ट्री में बहुत अधिक हेल्पफुल होगा ये वाला चैप्टर। तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले हम समझते हैं, सबसे पहला वर्ड आता है चैप्टर का जिसे हम कहते हैं रासायनिक आबंधन। तो हम सबसे पहले इसे समझते हैं, रासायनिक आबंधन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। पहली बात, रासायनिक आबंधन होता क्या है। रासायनिक तो हम समझते हैं, रसायन की जो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, जो जितने भी हमारे तत्व हैं ये आपस में मिल करके जब नए तत्वों का निर्माण करते हैं तो इसे हम कह देते हैं यह रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। और रसायन वास्तव में देखा जाए तो तत्वों का अध्ययन ही है, उनकी आपस में किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं मिलने पर, इसी चीज का अध्ययन हम किस में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं, रसायन में करते हैं। तो रासायनिक शब्द तो आप भली बातें परिचित हैं। अब बात आता है आबंधन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का अर्थ होता है कि किन्हीं दो चीजों के बीच में, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में, किन्हीं हम कह सकते हैं दो व्यक्तियों के बीच में किस प्रकार की बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग मतलब वो कितना एक दूसरे को समझते हैं, कितना आपस में जुड़े हुए रहते हैं। हम कहते भी हैं अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अरे भाई वो जो दोस्त हैं उनकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, यानी कि उनकी जो फ्रेंडशिप है जिसके कारण वो एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, उसी को हम इस बॉन्डिंग वर्ड से परिभाषित कर लेते हैं। और यहां पर भी देखा जाए तो उसको इसी वेव में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। जब हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिस्ट्री में आप जानते हैं डिफरेंट टाइप्स के हमारे एलिमेंट्स होते हैं और उनके बीच में जब एक बॉन्डिंग बनती है, जब वो एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनके बीच में एक इस प्रकार क्या हम कह सकते हैं फोर्स लगता है, जिसके कारण 2 या 2 से अधिक हम कह सकते हैं परमाणु या आयन आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। आप कह रहे होंगे कि सर पता नहीं ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आ रही हो। तो इसके लिए हम आपको सीधा सीधा दिखाते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा सबसे इजीएस्ट एग्जांपल आपका जो है, यदि हम आयनों की बात करें, आयन आप समझते हैं, आयन का अर्थ होता है कि कोई भी परमाणु यदि अपनी सामान्य अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन या तो दे दे या कहीं से प्राप्त कर ले, तो हम कहते हैं वो आयनिक अवस्था को प्राप्त कर गया। जैसे हम एग्जांपल लें सोडियम का, Na का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं, इसका होता है 11। और यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करी जाए तो ये होता है 2 8 1। अब यदि Na एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो हम जानते हैं ये इस प्रकार से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, Na, ये Na आयन बन जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, त्याग दिया। और धातुओं की आप जानते हैं प्रवृत्ति ही ये होती है कि वह इलेक्ट्रॉनों को त्यागने में क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं। उनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायनों में परिवर्तित होने की होती है। तो ये हमने क्या कहा, सोडियम ने इस प्रकार की क्रिया कर ली। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे को समझे, हम लेते हैं क्लोरीन को, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है तो 2 8 7। अब क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन चाहता है यदि मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो ऋणावेशित हो जाता है। तो क्या करते हैं, हमने कहा क्लोरीन जो सामान्य अवस्था में था ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और किस में परिवर्तित हो जाता है, क्लोरीन आयन में परिवर्तित हो जाता है। आपको ध्यान रखना है ये दोनों के दोनों आयन हैं, यह भी एक आयन है, यह भी एक आयन है। क्यों है आयन, क्योंकि सोडियम जो कि उदासीन अवस्था में था, जिस पर कोई आवेश नहीं था, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग दिया,
छोड़ दिया, जिसके कारण वह एक आयन में परिवर्तित हो गया। ठीक इसी प्रकार से क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक 17 था, हम कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 थी, उसने भी क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से प्राप्त किया और किसमें परिवर्तित हो गया, क्लोरीन आयन में परिवर्तित हो गया। तो ये हमारा हो गया धन आयन। धन आयन का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। यदि आयन धनात्मक हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है धन आयन, कि इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है, अब इलेक्ट्रॉन की एक कमी है। और यदि हम ऋण आयन की बात करें तो यह प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है कि इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो यह हमारा हो गया धन आयन, धन आयन, और यह हमारा क्या हो गया, ऋण आयन। तो आप जानते हैं, हमने पिछले चैप्टर में बताया था, धातुओं की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयनों में परिवर्तित होने की, जबकि अधातुओं की प्रवृत्ति होती है कि वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या करते हैं, ऋण आयनों में परिवर्तित होना चाहते हैं। और ये इनकी हम कह सकते हैं बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो अब हमने यहां पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं रासायनिक आबंध की। तो हमने कहा सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करा और वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ग्रहण करके ऋण आयन में परिवर्तित हो गया। अब आप इन दोनों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक तरफ हमारे पास आ गया सोडियम जो कि धन आयन है, दूसरा क्लोरीन का ऋण आयन है जिसे हम क्लोराइड कह सकते हैं। तो ये हमारे एक धनावेशित है, एक ऋणावेशित है। तो यदि एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, तो इनके बीच में एक बल कार्य करता है। और बल कौन सा होता है, आपने छोटी क्लास में 9th तथा 10th में पढ़ा होगा कि विपरीत आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसे कहते हैं वैद्युत आकर्षण बल। इंग्लिश में कहा जाता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो है वैद्युत आकर्षण बल। और इस वैद्युत आकर्षण बल के कारण ये सोडियम का ये आयन और ये क्लोरीन का आयन आपस में क्या होता है, संयुक्त हो जाते हैं। और संयुक्त होकर के किसका निर्माण कर लेते हैं, हम कह सकते हैं NaCl बना लेते हैं। इस NaCl में सोडियम धनात्मक है, क्लोरीन ऋणात्मक है। विपरीत आवेश के कारण एक दूसरे से जुड़ गए, दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बन गई। और ये कौन सी बॉन्डिंग है, इसी को हम कहते हैं यह है रासायनिक आबंधन, यह है केमिकल बॉन्डिंग। अब यहां पर हमने पहला एग्जांपल लिया है आयनों का, लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल आयन ही आपस में जोड़ करके बॉन्डिंग का निर्माण करें, रासायनिक आबंध का निर्माण करें। परमाणु भी जो कि सामान्यतः उदासीन होते हैं वह भी क्या करते हैं, बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं, वो भी आबंधों का निर्माण करते हैं। कैसे, अब हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं परमाणुओं का। परमाणुओं की बात करें तो परमाणुओं की बात करें तो हम कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लेते हैं हाइड्रोजन का, या आप चाहें तो क्लोरीन का भी ले सकते हैं। हम जानते हैं, चलिए क्लोरीन का ले लेते हैं। एक हमारे पास होता है Cl और दूसरा भी क्या है, Cl। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने यहां लिखा हुआ है, यह होता है 287। और दूसरे क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 287। ये आपस में एक दूसरे के समीप आते हैं और एक बॉन्ड का निर्माण करके क्या बना लेते हैं, क्लोरीन गैस का एक अणु बना लेते हैं। अब इनके बीच में जो हम कह सकते हैं जो आबंध बनता है उसको हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं सहसंयोजक आबंध, कोवैलेंट बॉन्डिंग कहा जाता है। और ये किस प्रकार की होती है ये भी समझिए। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने डिटेल में इन चीजों को समझना है, तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करा, क्या बनाया, एक सहसंयोजक बंध। और किस में परिवर्तित हो गए, Cl2 में परिवर्तित हो गए। तो क्या केवल क्लोरीन ही ऐसा करता है, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे ऐसा करते हैं, ऐसा व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। आप हाइड्रोजन की बात भी ले सकते हैं। हाइड्रोजन आप जानते हैं उसके पास एकमात्र इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन भी एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं आपस में।
और जब शेयरिंग करते हैं तो यह भी किसका निर्माण कर रहे हैं, एक सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, जिससे क्या बन जाता है, H2 बन जाता है। तो यहां पर क्लोरीन के दो परमाणु आपस में मिलकर के Cl2 बना रहे हैं, यहां पर हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में मिलकर के H2 गैस का निर्माण कर रहे हैं। तो यह परमाणुओं के बीच में एक बॉन्डिंग हो रही है, इसको भी हम क्या कह रहे हैं, रासायनिक आबंध कह रहे हैं। है ये दोनों के दोनों रासायनिक आबंध। निर्माण क्यों होता है, यह तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि रासायनिक आबंध क्या होता है। यदि परिभाषा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि किसी अणु के निर्माण में जो परमाणु भाग लेते हैं उनके बीच में जो बंध का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक आबंध कहते हैं। अथवा किन्हीं दो आयनों के बीच में जो हम कह सकते हैं वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जो बंध का निर्माण होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रासायनिक आबंध। तो परिभाषा आप कहें तो हम यहां लिख भी सकते हैं, हमने लिखी किसकी, रासायनिक आबंध की, तो किन्हीं दो परमाणुओं के बीच, किन्हीं दो परमाणुओं के बीच अथवा दो आयनों के बीच, दो आयनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, या आप केवल कह सकते हैं सहसंयोजक बंध भी कह सकते हैं, और वैद्युत जो हमारा ये वाला था आयन था, इनके बीच में जो बल लगता है वो होता है वैद्युत आकर्षण बल। तो हमने कहा किन्हीं दो परमाणुओं के बीच अथवा दो आयनों के बीच बनने वाला, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, बनने वाला आबंध, आबंध यानी कि बॉन्ड, रासायनिक आबंध कहलाता है, आबंध कहलाता है। अब ये बंध बनता क्यों है, ये भी बात है। वास्तव में ये बंध क्या है, एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का फोर्स है जो दो परमाणुओं के बीच में, जैसे यहां पर लग रहा है, या फिर दो आयनों के बीच में कार्य कर रहा है। यदि आयनों के बीच में कार्य करेगा तो कौन सा बल होगा, वैद्युत आकर्षण बल, इस प्रकार से होगा। तो मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी कि पहला हमने जो चैप्टर का हम कह सकते हैं जो पहला टाइटल था रासायनिक आबंध, यह आपको अब अच्छे से समझ में आ गया। अब रासायनिक आबंध तो समझ में आ गया कि किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में अथवा किन्हीं दो आयनों के बीच में लगने वाला वह बल जो कि उन दोनों घटक परमाणुओं को जिनसे मिलकर के उस अणु का निर्माण हो रहा है उनके बीच में या दोनों आयनों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है उसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक आबंध कहेंगे। जो बॉन्डिंग बनेगी उसी को हम रासायनिक आबंध कहेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब प्रश्न उठता है कि आखिर रासायनिक बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक आबंध क्यों बनते हैं। अब हमें इस प्रश्न का जवाब ढूंढना है कि क्यों बनते हैं रासायनिक आबंध, क्यों रासायनिक आबंध बनते हैं, केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, ऐसा क्या मजबूरी आ गई कि विभिन्न आयनों की कह लीजिए या विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की कह लीजिए, उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वह रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं। मूल बात यह, तो इसका एक बहुत ही हम कहते हैं एक जर्नलाइज आंसर है, एक बहुत ही सामान्य आंसर है, और वह केवल हम केमिस्ट्री में नहीं, वो जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। और वह है कि हर कोई वस्तु, हर कोई चीज संतुलन या स्थायी संतुलन को प्राप्त करना चाहती है। हर कोई चाहती है कि मैं स्टेबिलिटी की फॉर्म में आऊं, मैं स्थायित्व की फॉर्म में आऊं। अब स्थायित्व की फॉर्म में कैसे मिलेगी, होता क्या है कि ये जितने भी हमारे चाहे आयन कह लीजिए, चाहे ये परमाणु कह लीजिए, जब यह मुक्त अवस्था में होते हैं, पहले तो मैं आपको यह बात बता दूं कि जितने भी हमारे पास तत्व हैं उनमें यदि अक्रिय गैसों को छोड़ दिया जाए, अक्रिय गैसें आप जानते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडान, ये हमारी अक्रिय गैसें जिन्हें हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, आदर्श गैसें भी कहते हैं। यदि इन्हें छोड़ दिया जाए तो इसके अतिरिक्त जितने भी तत्व हैं वे सबके सब कभी भी सिंगल एटमिक फॉर्म में नहीं रहते।
उनके एक परमाणु प्राप्त हमें नहीं होते, वो एक गुच्छों के रूप में रहते हैं। हम कह सकते हैं एक से अधिक आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो सिंगल रूप से परमाणु हमें प्राप्त नहीं होते, पहली बात। और जो हमने नोबल गैसेस कही, हाँ, उनके परमाणु हमें कह सकते हैं कि एक सिंगल परमाणु हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन बाकियों के नहीं मिलते, वो आपस में गुथे हुए रहते हैं। तो पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये आती है कि आखिर ये रासायनिक आबंध क्यों बना रहे हैं, जो हमारा मूल प्रश्न है। तो बात यह है कि कोई भी परमाणु सामान्य अवस्था में जब होता है तो उसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, परमाणु के अंदर अत्यधिक ऊर्जा होती है। और आप जानते हैं कि किसी भी चीज के अंदर ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा वह उतनी अधिक अस्थायी होगी। क्या बात कही मैंने कहा कोई भी परमाणु जितना अधिक ऊर्जावान मतलब उसके अंदर जितनी अधिक ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, जितना अधिक ऊर्जावान होगा वह उतना अधिक अस्थायी होगा। तो मुझे लगता है यह बात इतनी समझ में आपको आ गई होगी। अब बात आती है कि यदि यह जो हमारे परमाणु जिनको हम कह रहे हैं वो केमिकल बॉन्डिंग के लिए तैयार होते हैं, यदि यह सामान्य अवस्था में यह बहुत अधिक ऊर्जावान है तो ये क्या है, अस्थायी है। अब हर कोई चीज चाहती है कि मैं क्या हूं, स्टेबल हो जाऊं, मैं स्थायी रूप में आ जाऊं। हम लोग भी तो अपने जीवन में यही चाहते हैं कि जो हमारे कह सकते हैं जो कमियां हैं, जो हम लोगों के अंदर जो कह सकते हैं कुछ किसी भी टाइप से जो क्राइसिस हैं, हम उनको दूर करके ऐसी स्टेज में आना चाहते हैं कि जहां पर हमारे पास सारी चीजें हों, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी ना हो। और ऐसा कब होता है? आपने कभी देखा होगा, एक और बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आप अपने घर में देखना, एक छोटे बच्चे को देखना और एक बूढ़े आदमी को देखना। छोटे बच्चे के अंदर बड़ी ऊर्जा होती है, वो एक जगह पर कभी टिक के नहीं बैठेगा प्यारे बच्चा, वो कभी अभी कुर्सी के ऊपर चढ़ेगा, फिर नीचे उतरेगा, फिर दौड़ेगा कमरे में, फिर दूसरी जगह जाएगा, फिर कोई एक चीज को छेड़ने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा ज्यादा है, वो एक जगह स्टेबल नहीं रह सकता। वहीं दूसरी तरफ एक बूढ़े व्यक्ति को देखिए, बूढ़ा व्यक्ति जहां बैठा है वो वहीं बैठा रहेगा, वो ज्यादा चहलकदमी नहीं करेगा, वो ज्यादा दौड़ भाग नहीं करेगा, वो थोड़ा सा काम करेगा फिर थोड़ा आराम करने लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा की कमी है। तो ये बिल्कुल हमारे जीवन का एक सत्य है कि जो वस्तु जितनी अधिक ऊर्जावान होती है वो उतनी ज्यादा क्या होती है, हम कह सकते हैं अस्थायी रूप में रहती है, उतनी अधिक चलायमान होती है। तो ये जो परमाणु हैं जिनकी ऊर्जाएं ज्यादा हैं, वह भी चाहते हैं हम स्थायी अवस्था को प्राप्त करें, और स्थायी अवस्था को प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, रासायनिक आबंध का निर्माण करते हैं। अब आप कहोगे सर रासायनिक आबंध से क्या फर्क पड़ा? क्योंकि जब वह रासायनिक आबंध बनाती हैं, दो परमाणु जब आपस में एक केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, उनकी ऊर्जाएं कम होती हैं, उनकी ऊर्जाएं रिड्यूस होती हैं, और जैसे ही उनकी ऊर्जा में कमी होगी वह क्या होंगे, स्थायी अवस्था की तरफ चलने लगेंगे। तो मुझे लग रहा है आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि रासायनिक आबंध बनने का मूल कारण है कि परमाणु स्थायी अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। इस लाइन को मैं और लिख लेता हूं, यहां पर क्या है, यहां से इसको थोड़ा सा जगह की समस्या है तो हम यहां पर लिख रहे हैं कि रासायनिक आबंध के द्वारा अस्थायी ऊर्जावान परमाणु स्थायी अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि जब वो रासायनिक आबंध बनाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग बनाएंगे, तो उनकी ऊर्जा में ह्रास होगा, उनकी ऊर्जा में कमी आएगी, वो मुक्त नहीं रह सकते, अब वो फ्री नहीं हो सकते। एक आदमी यदि खुला छुड़ा हुआ है तो वो कहीं भी घूम लेगा। जानवरों को आपने देखा होगा, उनको क्या करा जाता है, गायों को, भैंसों को, उनको किसी एक रस्सी से बांध करके रख दिया जाता है, वो ज्यादा इधर उधर चले फिरे ना, तो उनकी बॉन्डिंग हो जाती है और वो स्वतंत्र नहीं रह पाती, वो एक दायरे के अंदर ही रहती हैं। ठीक वही स्थिति यहां पर हो रही है। देखिए,
यहां पर सोडियम क्लोराइड अगर अलग अलग है तो कहीं भी मुक्त रूप से घूम सकते हैं, लेकिन जहां इनकी केमिकल बॉन्डिंग होगी अब ये दोनों एक साथ ही रहेंगे, इनकी वो स्वतंत्रता छिन गई। पर यहां यह भी ध्यान रखना, मैंने जानवर की बात करी है तो मैंने वहां थ्रेड की बात करी है उसको बंधन में रखने के लिए, लेकिन इन दोनों के बीच में रस्सी जैसा कोई चीज नहीं होती। इनके बीच में जो कुछ है वो एक प्रकार का फोर्स है, एक प्रकार का बल है जो इन दोनों को आपस में क्या कर रहा है, जोड़े रख रहा है। तो मुझे लगता है इतनी डिस्कशन से आपको यह तो पता चल गया होगा कि पहली बात तो रासायनिक आबंध क्या होता है, जिसकी परिभाषा हमने यहां पर लिखी हुई है। रासायनिक आबंध के हमने दो एग्जांपल्स इसको डिटेल में समझा, जिसमें हमने पहले दो आयन लिए और सेकंड बाद में हमने क्या करे, दो परमाणु लिए। फिर हमने यह समझा कि रासायनिक आबंध क्यों बनते हैं, क्या कारण है। तो उसका हमने आंसर यह लिया कि स्थायी अवस्था को प्राप्त करने के लिए परमाणु बॉन्डिंग बनाते हैं किसी दूसरे तत्व के साथ या अपने ही दूसरे परमाणु के साथ, अपने तरीके के परमाणु के साथ क्या करते हैं, रासायनिक आबंध का निर्माण करते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यह समझा कि रासायनिक आबंध क्या होते हैं, रासायनिक आबंध क्यों बनते हैं, इन दो प्रश्नों के उत्तरों को हमने जाना। अब हम समझते हैं कि रासायनिक आबंध आखिर होते कितने प्रकार के हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को हम यहां पर समझते हैं। तो अब अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक आबंध के प्रकार। रासायनिक आबंध के प्रकार, रासायनिक आबंध को यदि हम कहें कि मेजर रूप से या मोटे मोटे तौर पर यदि इसे बांटें तो ये दो प्रकार से हम इसको विभाजित करते हैं। पहला हमारा होता है जिसे हम कहते हैं अंतर आणविक, पहले ले लेते हैं अंतर परमाणविक रासायनिक आबंध। पहला हमने कहा अंतर परमाणविक रासायनिक आबंध, यानी कि किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में लगने वाला जो बंध होगा, रासायनिक आबंध होगा, उसी को हम कहेंगे अंतर आणविक रासायनिक आबंध। जैसे अभी हमने इससे पहले आपको एग्जांपल दिए थे, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में लगने वाला, या हम कह सकते हैं सोडियम क्लोरीन के बीच में लगने वाला, वो हमारे क्या कौन से होते हैं, अंतर परमाणविक रासायनिक आबंध कहलाते हैं। अब यह जो हमारा होता है अंतर आणविक रासायनिक आबंध, यह मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। तो इसके तीन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। पहली जिसे कि हम कहते हैं सहसंयोजक, सहसंयोजक, इंग्लिश में से कहा जाता है कोवैलेंट केमिकल बॉन्डिंग। सहसंयोजक बंध कौन सा होता है, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लोरीन का, कि क्लोरीन एक दूसरे क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, शेयरिंग करता है और एक बॉन्ड का निर्माण करता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। और केवल क्लोरीन ही नहीं, हमने आपको हाइड्रोजन का भी एग्जांपल दिया था कि हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। मेन बात यहां पर क्या आती है सहसंयोजक में, कि यह सह मतलब शेयरिंग कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, ये कंप्लीटली देते नहीं है किसी को। तो इस प्रकार जो बॉन्डिंग बनती है, रासायनिक आबंध बनता है, उसे हम कहते हैं सहसंयोजक रासायनिक आबंध। दूसरा प्रकार देखें जिसे हम कहते हैं वैद्युत संयोजक, वैद्युत संयोजक, और इसे हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये हमारा क्या होता है, या आयनिक बंध। आयनिक बंध कौन से थे, जैसे मैंने आपको सोडियम क्लोराइड का बताया था कि Na क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली दे देता है, किसको, क्लोरीन को, और क्लोरीन सोडियम के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली पूर्ण रूप से क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इससे सोडियम और क्लोरीन के बीच एक बॉन्डिंग निर्माण होता है, एक बंध का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं वैद्युत संयोजक बंध। क्योंकि सोडियम हमने कहा था धनावेशित हो जाता है, क्लोरीन ऋणावेशित हो जाता है, दोनों पे विपरीत आवेश आ गया, तो इनके बीच में एक वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है, और इसी को हम कहते हैं वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध। और इसकी खास बात क्या है कि इसमें परमाणु पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को या तो दे देते हैं या फिर प्राप्त कर लेते हैं, साझा नहीं करते हैं, जैसा कि सहसंयोजक बंध में किया जाता है।
तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। तीसरा इसका प्रकार लिखें जिसे हम कहते हैं धात्विक बंध। हालांकि धात्विक बंध हमारे इस चैप्टर में कोई इसका रेफरेंस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मोटे मोटा आप समझ लीजिए कि धातुओं में मुख्य रूप से एक ऐसा बंध होता है जिसमें कि धन आयन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड बना हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉनों का बादल बना हुआ रहता है, और उससे जो बॉन्डिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं। तो अंतर परमाणविक रासायनिक आबंध, इसको थोड़ा इस रूप में लिख लेते हैं। अंतर परमाणविक रासायनिक आबंध यानी कि इंटर एटमिक केमिकल बॉन्डिंग, इसके जो तीनों टाइप्स थे वो मैंने आपके सामने रखे। अब जो दूसरा प्रकार जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं, वो होता है अंतर आणविक रासायनिक आबंध। तो अब आप समझ सकते हैं यहां आणविक शब्द आ गया है, इसका मतलब है कि यह जो केमिकल बॉन्डिंग होगी यह अणुओं के बीच में होगी, और अणुओं के बीच में जो केमिकल बॉन्डिंग होती है इसको भी हम कहते हैं ये दो प्रकार की होती है, जिसमें पहले हमारी होती है जिसे हम कहते हैं वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल बल। वंडरवाल फोर्स क्या होता है, यदि कहीं पर बहुत सारे हम कह सकते हैं परमाणु, बहुत सारा हम कह सकते हैं क्राउड, बहुत सारी भीड़ इनकी एक जगह पर इकट्ठी हो जाए तो वहां पर जो बॉन्डिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वंडरवाल फोर्स। इसके कारण बॉन्डिंग होती है उसको कहते हैं वंडरवाल फोर्स केमिकल बॉन्डिंग। और दूसरी प्रकार की जो बॉन्डिंग होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होते हैं, जो हमारे अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक कह सकते हैं तत्व होते हैं वह क्या करते हैं, अणुओं के बीच में बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं। अत्यधिक विद्युत जो रासायनिक तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता काफी ज्यादा होती है, जैसे हमारा हो गया फ्लोरीन हो गया, या फिर नाइट्रोजन हो गया, या ऑक्सीजन हो गया, या हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, अणुओं के बीच में एक बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको कह देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फिलहाल हमने यह समझना है कि रासायनिक आबंध कितने प्रकार का होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार का। अंतराण्विक यानी कि अंतर परमाणविक यानी कि ये दो परमाणुओं के बीच में लगेगा, यह है अंतराण्विक यानी कि ये दो अणुओं के बीच में लगेगा। फिर इसको हमने तीन प्रकार से और इसको दो प्रकार से कैटेगराइज किया। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहां से एनसीईआरटी का अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पोर्शन था ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं इंट्रोडक्टिव पार्ट है एनसीईआरटी की बुक का। अब हम समझते हैं जो हमारा आता है कॉसेल और लुईस का सिद्धांत। यह है हमारा एनसीईआरटी 4.1। ये हमारा है कॉसेल लुईस द्वारा रासायनिक आबंध की व्याख्या, आबंध की व्याख्या। वर्तमान समय पे हम यह जानते हैं कि रासायनिक आबंध का क्या कारण है, काफी डीपली कई सारी थ्योरीज आ चुकी हैं, लेकिन शुरुआत में वैज्ञानिक बहुत लंबे समय तक इसी बात को खोजते रहे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि दो परमाणु आपस में मिल करके हम कह सकते हैं अणुओं का निर्माण कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो एक ही पैटर्न में मिले, जो परमाणु है वो अलग अलग पैटर्न में क्या करते थे, अणुओं का निर्माण करते थे। तो यह वैज्ञानिकों के लिए हम कह सकते हैं एक कौतूहल का विषय था कि आखिर ऐसा होता क्यों है। और केवल हमने कहा परमाणु ही नहीं, अणु भी आपस में मिल रहे हैं, उनके बीच में भी एक बॉन्डिंग बन रही है। तो ये जो रासायनिक आबंध था इसकी व्याख्या आखिर ये बनता क्यों है, इसके संदर्भ में बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन जो सबसे सेटिस्फैक्टरी रहा, जो सबसे संतोषजनक रहा, वह जो एक्सप्लेनेशन था वो कॉसेल और लुईस के द्वारा दिया गया था। कॉसेल लुईस दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर के जो सिद्धांत दिया वो काफी संतोषजनक था, काफी अच्छा था, अप्रिशिएशन वाला था। तो इन्होंने जो बेसिक थ्योरी दी अब हमें उसे समझना है रासायनिक आबंध की। इनके अनुसार ये कहते हैं कि कोई भी परमाणु, क्योंकि देखिए मूल सिद्धांत जो हमने आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट में बताया था वही है
कि कोई भी परमाणु हमेशा जब स्वतंत्र अवस्था में रहता है तो वो क्या होता है, ऊर्जावान होता है, और वो अस्थायी अवस्था में रहता है, वो चाहता है स्थायी अवस्था को प्राप्त करना। तो वहीं से हमारी कह सकते हैं कि ये थ्योरी निकल के आती है कि कोई भी परमाणु यह चाहता है कि वह एक स्टेबल स्टेट में आए, एक स्थायी अवस्था को प्राप्त करे। और जब कोई चीज एक स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो वो दूसरी चीजों से प्रभावित नहीं होती, वो दूसरी चीजों के से कोई किसी प्रकार का इंट्रैक्शन नहीं रखती, मतलब कोई मतलब नहीं रखती। आपने अपने अगल बगल बहुत से ऐसे व्यक्ति देखे होंगे कि जो क्या करते हैं, अपने में ये समझते हैं कि हम पूर्ण हैं, वो कोशिश करते हैं अपने को पूर्ण करने की, वो कभी वस्तुओं की शेयरिंग नहीं करते, वो अपने साथ वाले से ये नहीं कहते कि अरे जरा मुझे पेन दे दे, मुझे रबड़ दे दे, मुझे फीता दे दे, मुझे किताब दे दे, मुझे कॉपी दे दे। वो कोशिश करते हैं उनका जो बैग है वो कंप्लीट है, उनको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होती। और बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास ये स्थिति होती है तो वो किसी को देना भी पसंद नहीं करते। उनसे कोई कह दे भाई जरा पेन दे दे, वो कहेगा नहीं भाई मैं तो काम करूंगा, मैं अपना काम कैसे करूंगा, तो वो देना पसंद नहीं करते। तो ठीक यही स्थिति तत्वों के संदर्भ में भी होती है। आपने देखा होगा जब हमने आवर्त सारणी बताई थी, उसमें सबसे लास्ट जो शून्य वर्ग होता है उसमें आपने देखा था वहां पर हमारे आते हैं अक्रिय गैसें। और अक्रिय गैसें कौन सी होती हैं, लिख भी लेते हैं। अक्रिय गैसें कह लीजिए, अक्रिय गैस या आदर्श गैस भी कहते हैं। कौन सी होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रडान, ये सारी की सारी अक्रिय गैसें हैं। अब बात आती है आखिर इन्हें अक्रिय या आदर्श गैसें क्यों कहते हैं। अक्रिय इसलिए क्योंकि ये किसी दूसरे तत्व के साथ क्रिया करने में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। इनके अगल बगल दूसरे तत्व के परमाणु आते जाते रहे, घूमते फिरते रहे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अपने आराम से बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हम पूर्ण रूप से अपने जो ये हैं वो पूर्ण हैं, पूरे के पूरे हैं, इनमें कहीं कोई कमी नहीं है। जैसा मैंने अभी एक आपको एग्जांपल दिया एक बच्चे का कि मैंने कहा उसका बैग कंप्लीट है, वो ये किसी से अपेक्षा नहीं करता कि मुझे इससे पेंसिल चाहिए, मुझे इससे पेन चाहिए, मुझे इससे किताब चाहिए, वो कंप्लीट है तो वो अपने निश्चिंत होकर के बैठा हुआ है। और जिसके पास कमी होती है वो क्या करता है, वो सोचता है यार कहां से मेरे को अब किताब मिलेगी, कहां से पेन मिलेगा, कहां से पेंसिल मिलेगी, तो वो क्या करता है अपने साथ वालों को ढूंढने की कोशिश करता है। किसी को कहा अरे यार तेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास तो किताब है यार, लेकिन मेरे पास पेंसिल नहीं है, तू अपनी एक पेंसिल मुझे दे देना। तो वो क्या हो गई, शेयरिंग हो गई, वो दूसरे पे डिपेंड होने लग गया, वो आपस में बॉन्डिंग करने लग गए। लेकिन जिसके पास सब चीजें हैं वो कभी बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो ठीक वही बात यहां पर हो रही है। अक्रिय गैसों के जितने भी ये तत्व हैं, इनकी खास बात क्या है कि ये अपने आप में पूर्ण है। अब शब्द आ रहा है पूर्ण है, तो पूर्ण कैसे हैं, पूर्ण, इसी पूर्णता को एक्सप्लेन किया था कौशल तथा लुईस ने। कौशल तथा लुईस कहते हैं कि किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम कहते हैं वो होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहा हमने कि किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इन संयोजी इलेक्ट्रॉन में यदि कमी है या कहीं पर ये अधिक हैं तो वो क्या करते हैं, दोनों ही स्थितियों में अपने को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। और यदि इनकी बात करी जाए तो इनकी जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की स्थिति है यानी कि जो अंतिम कक्षा है वो अक्रिय गैसों की पूर्ण होती है। अब आप कहोगे कि सर अंतिम कक्षा इनकी पूर्ण कैसे है और इनकी पूर्ण कैसे नहीं होती, तो इसे भी मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा सबसे पहले एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिया। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 2, यह हो गया। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम एक इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लेते हैं हीलियम का।
हीलियम का एग्जांपल लिया। हीलियम क्या परमाणु क्रमांक होता है 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2 ही होता है। और दूसरा मैं ले लेता हूं नियोन का। नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8। और यही वो बात थी जो कि हम कह सकते हैं कॉर्सेल तथा लुईस ने हमारे सामने रखी। उन्होंने कहा अक्रिय गैसों की अंतिम कक्षा पूर्ण होती है। अब पूर्ण होने का अर्थ क्या है? केवल हीलियम को छोड़ दिया जाए, यह एक एक्सेप्शनल केस है। यदि हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी ये अक्रिय गैसें हैं, इनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो कॉसेल तथा लुईस ने कहा कि जिन जिन तत्वों की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं, वे सारी की सारी अक्रिय गैसें हैं। वो किसी से किसी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन करने के लिए तैयार नहीं होती, वो अपने में मस्त रहती हैं। लेकिन जिनकी अंतिम कक्षा में ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं कि मेरे या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, या मैं किसी तरीके से अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लूं, पूर्ण कर लूं। तो अब ये कैसे होगा, इस बात को समझते हैं। उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि हीलियम का एक्सेप्शनल केस क्यों है। हीलियम में अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और यह पहली ही कक्षा है। और आप जानते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो नाभिक के बाद जो पहली कक्षा होती है उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते किसी भी कारण से। इसलिए हीलियम भी अपने आप में क्या है, पूर्ण है। तो क्या ऐसा कोई तत्व है जो हीलियम की तरह अपनी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता हो और वो पूर्ण हो जाए? तो हम कहेंगे बिल्कुल है। कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा, क्योंकि उस पर तो एकमात्र एक ही कक्षा होती है और एक ही उस पर इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी हम कह सकते हैं पहली कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उस कक्षा को पूर्ण होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां पर एग्जांपल दे देते हैं हम। हाइड्रोजन का करें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। यदि वो बनाए, डायग्राम बनाए, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ये होगी पहली कक्षा। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? केवल 1। तो ये चाहता है इसकी यह कक्षा पूरी हो जाए, इस कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है? सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। एक H के साथ मिलकर के क्या कर रहा है? एक बॉन्डिंग बना रहा है, सहसंयोजक बंध बना रहा है, जिससे दोनों की अंतिम कक्षाएं हम कह सकते हैं पूर्ण हो जाती है। तो हर कोई परमाणु, हर किसी तत्व का परमाणु यह चाहता है कि वह परिवर्तित कर ले अपने को किस वर्ग में? आदर्श गैस या अक्रिय गैसों की श्रेणी में परिवर्तित करना चाहता है। इसी चीज को हमने यहां पर समझना। तो मुझे लगता है यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हीलियम और नियोन किस प्रकार से अक्रिय है, क्योंकि उसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब हम कहें बाकी तत्व कैसे करेंगे। चलिए मैग्नीशियम की ही बात करते हैं। हम मैग्नीशियम को ही ले रहा हूं मैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक मैंने कहा 12 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका है 2, 8, 2। अब मैग्नीशियम कहता है कि मेरी अंतिम कक्षा में मुझे 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार से हो सकते हैं इसके। या तो ये क्या करे, इस अंतिम कक्षा के लिए कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन और ढूंढ के लाए। वो 6 इलेक्ट्रॉन इसकी इस कक्षा में प्रवेश कर जाएं तो इसकी अंतिम कक्षा 8 हो जाएगी। लेकिन आप सोच सकते हो ऐसा बड़ा मुश्किल काम है कि हमारे पास केवल हम कहें 10 रुपए हैं और हम चाहें कि हमारे 100 रुपए बन जाएं, तो 90 रुपए तो आपको कोई देने वाला नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि आप किसी को अपने 10 रुपए देके उसके 100 रुपए पूरे कर ले जिस पे 90 हैं। तो ठीक वही बात क्या होती है यहां मैग्नीशियम के साथ होती है। मैग्नीशियम अंतिम कक्षा के इन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना चाहता है, सोचता है किसी तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं। और जैसे इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये जो हमारा Mg होता है, ये Mg इस प्रकार से Mg आयन में परिवर्तित हो जाता है। चाहे आप इसे इस रूप में लिखिए या Mg2+ लिखिए, ऐसे किसी भी रूप में लिखिए। इसका अर्थ है कि अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसमें केवल 10 ही इलेक्ट्रॉन रह गए हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 है। तो अब देखिए इसकी अंतिम कक्षा कितनी हो गई, पूर्ण हो गई। इसलिए इसने इलेक्ट्रॉनों को क्या करा, त्याग करा। तो इसी प्रकार हर कोई तत्व, हर किसी तत्व का परमाणु यह चाहता है कि उसकी अंतिम कक्षा पूर्ण हो, और इस अंतिम कक्षा को पूर्ण करने के लिए वह या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। यदि हम
एक मैग्नीशियम का हमने एक धातु ले लिया, एक यदि अधातु का भी आपके सामने एग्जाम्पल रखें जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपनी अंतिम कक्षा पूरी करता है, तो जैसे अभी मैंने आपको क्लोरीन का एग्जाम्पल बताया था, ये मैग्नीशियम का था। एक और एग्जाम्पल यहां पर देख लेते हैं, क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लोरीन का हमने अभी बताया था परमाणु क्रमांक 17, 2, 8, 7। इसके अंतिम कक्षा को पूर्ण होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से प्राप्त कर ले तो इसकी अंतिम कक्षा पूर्ण हो जाती है। तो यदि इसकी एक इलेक्ट्रॉन कहीं से प्राप्त कर लेगा तो अब यही Cl माइनस में परिवर्तित हो जाएगा। इसे क्लोराइड आयन कह देंगे या क्लोरीन का आयन भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो अब ये इस रूप में आ गया, तो इस स्थिति पे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18, क्योंकि 17 तो इसके अपने थे, एक इसको कहीं से मिल गया, इसलिए इसके ऊपर हमने ऐसा निशान बना दिया। इलेक्ट्रॉन जब कोई प्राप्त करता है तो जितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा उतने ऊपर माइनस के निशान आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतने ऊपर धन के निशान आएंगे। जैसे मैंने यहां पर Mg में कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, छोड़ दिए, यहां पर लिख लेते हैं, छोड़ दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे इसलिए इसके ऊपर 2 धन के निशान या 2+ लिख लीजिए। क्लोरीन ने बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहां प्राप्त किया, इसलिए इसके ऊपर 1 माइनस का निशान आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने प्राप्त कर लिया। तो अब इसके कितने हो गया? 18। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8, 8 पूरा हो गया। तो अब अंतिम कक्षा पूरी हो गई। तो जैसा इनका हाल है वैसे सबका हाल है कि सब चाहते हैं कि भाई हमारी अंतिम कक्षा पूर्ण हो। और अंतिम कक्षा 2 तरीके से पूर्ण हो सकती है। यदि केवल एक मात्र कक्षा है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यदि कक्षा की संख्या 1 से ज्यादा है तो उसकी अंतिम कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। केवल एक कक्षा वाले कौन से? या तो हीलियम है या फिर हाइड्रोजन है, 2 ही हैं। तो ये अपनी पहली कक्षा 2 करने का प्रयत्न करते हैं। इसके अलावा लिथियम से लेकर के जितने भी तत्व हैं वो अपनी अंतिम कक्षा को 8 पूरा करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हर तत्व के अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि वह अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अष्टक मतलब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो मुझे लगता है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यह समझा कि किस प्रकार से हम जो लुईस और कॉलस का जो मेथड था या अवधारणा थी, किसके संबंध में? रासायनिक आबंध के संबंध में, वो क्या थी, अभी हमने इसको समझा। अब हम समझते हैं कि लुईस ने काफी एक इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं, एक अवधारणा प्रस्तुत करी, एक सिस्टम हमारे को दिया जिसको कि आज तक फॉलो किया जा रहा है। और वह सिस्टम क्या था? जिसे कहते हैं लुईस प्रतीक। इसे हम कहते हैं लुईस प्रतीक। लुईस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये कहा कि कोई भी हमारे पास किसी भी तत्व का यदि परमाणु है तो रासायनिक आबंध के लिए जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं जिनका आदान या प्रदान होता है, या जो रासायनिक आबंध का निर्माण करते हैं, वह सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो हमको किसी भी परमाणु के जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, यदि उसकी जानकारी है तो हम रासायनिक आबंध को आसानी से समझ सकते हैं। जबकि अंदर की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह किसी भी रासायनिक क्रिया में सामान्यतः भाग लेते ही नहीं है, और हमें उनकी आवश्यकता भी बहुत कम पड़ती है। तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को प्रदर्शित करने के लिए लुईस ने एक तरीका निकाला कि किसी तत्व के, कोई भी हमारे पास परमाणु है, वो जिस तत्व का है उसका संकेत लिख लिया जाए, और उसकी अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको सबसे बाहर यदि डॉट्स से निरूपित कर दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि इस परमाणु की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और इसी को हम कहते हैं लुईस प्रतीक। तो मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार हम इसको लिख करके समझ लेते हैं। हमने कहा लुईस ने किसी तत्व के
परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को तत्व के प्रतीक के साथ बिंदु रूप में प्रदर्शित किया। इसे ही लुईस प्रतीक कहा जाता है। लुईस प्रतीक कहते हैं। तो मेरे को लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर जो समझ में नहीं आए वो आप समझ में आ जाएगा। हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मैंने लिया लिथियम का। लिथियम का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं, ये होता है 3 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,1। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। दूसरा हम ले लें लिथियम के बाद, मान लेते हैं मैं ले लेता हूं कार्बन ले लेता हूं। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। अब कार्बन के बाद ले लीजिए नाइट्रोजन ले लिया मैंने। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2,5। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन ले लेते हैं, परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। ये हमारे पास तत्व हैं। अब इनको लुईस मेथड से कैसे प्रदर्शित करेंगे? हमने कहा लुईस ने किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को तत्व के प्रतीक के साथ, तत्व का प्रतीक क्या? लिथियम का है तो लिथियम का प्रतीक Li है, कार्बन है तो कार्बन का प्रतीक का C है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का प्रतीक N है, और ऑक्सीजन का परमाणु है तो उसका प्रतीक O है। तो तत्व के प्रतीक के साथ बिंदु रूप में प्रदर्शित किया। अब बिंदु रूप की बात आ रही है तो इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे मैं यहां पर प्रदर्शित कर रहा हूं, मैंने कहा सबसे पहले मैंने लिखा लिथियम Li, और Li का आप देख रहे हैं इसकी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो यहां पर मैंने एक ऐसे डॉट लगा दिया, ये लिथियम को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा कार्बन देखें तो कार्बन का संकेतांक क्या हो गया? C। इसको हम थोड़ा सा ब्लैक पेन से दिखाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा ऐसे। अब कार्बन का देखें, कार्बन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो कैसे दिखाएंगे? 1 2 3 4, आप ऐसे दिखा दीजिए। तीसरा हम कहें नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का यहां पे दिखा रहे हैं। नाइट्रोजन इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। यदि हम कहें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को कैसे दर्शाएंगे? ऑक्सीजन को दर्शाने का थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं। ऑक्सीजन को ऐसे लिख लिया। ऑक्सीजन में कितने हैं? 6। तो 1 2 3 4, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 6। चाहे सिंगल से दर्शाइए चाहे डबल बिंदुओं से दर्शाइए, बस उतने ही डॉट्स होने चाहिए जितनी अंतिम कक्षा में उसके इलेक्ट्रॉन हैं। तो यह जो तरीका है इसे कहते हैं लुईस डॉट मेथड, लुईस बिंदु प्रतीक। और यह केवल यह बताता है कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब बात आती है कि आखिर इसका फायदा क्या होगा? भाई हमने ये दर्शा तो दिया, लेकिन इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट सबसे बड़ा यह है कि हमें उस तत्व की संयोजकता तुरंत पता चल जाती है। कैसे? इसे समझते हैं। हमने कहा मान लेते हैं मैंने लिया एक कार्बन ले लिया या नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो मैंने नाइट्रोजन लिया तो नाइट्रोजन का चिन्ह क्या है? N, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी हमने बताया था इसका कितना होता है? 7 परमाणु क्रमांक है 2,5। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे बना दिया। तो अब इसकी संयोजकता क्या होगी? तो ध्यान रखना, संयोजकता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इसकी संयोजकता हो गई 5। और एक और संयोजकता होती है, वह संयोजकता है कि अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को यदि 8 की संख्या में से घटा दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वह भी इसकी क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। तो आप देख रहे हैं अंतिम कक्षा में हम कह रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 8 में से 5 घटाया कितना आया? 3। तो इसकी दूसरी संयोजकता क्या हो गई? 3 हो गई।
तो इस प्रकार से हम तत्वों की संयोजकताओं को जान सकते हैं। इसी में आप चाहें तो क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लीजिए। क्लोरीन का क्या होगा, Cl, अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक मैंने यहां पर बना लिया, ये हो गया 7। तो अब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता की बात करें, अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक संयोजकता हो गई 7, और दूसरी 8 में से 7 घटाएं तो कितना आएगा, 1, दूसरी संयोजकता कितनी हो गई, 1। तो इस प्रकार से लुईस डॉट मेथड के द्वारा हम किसी तत्व की संयोजकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हम एक बात और समझते हैं। हमने कहा कि जब रासायनिक आबंध बनेंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी कार्ल्स और लुईस की जो थ्योरी है हमारी, वह पूरी की पूरी इस बात को एक्सप्लेन करना चाह रही है कि आखिर रासायनिक आबंध बनते कैसे हैं। तो अब रासायनिक आबंध में हम कहते हैं कि या तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल दिया था सोडियम क्लोराइड का, जहां सोडियम क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, उनके बीच में जो आबंध बन रहा था वो वैद्युत संयोजक बंध बनता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो एनसीईआरटी की किताब में 2 प्रकार के हम कह सकते हैं एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो हमारा है NaCl का, और दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो दिया है CaF2 का, CaF2 का। तो NaCl का तो मैंने आपको पहले भी करा रखा है, एक बार दोबारा चाहें तो बता सकते हैं। Na क्या करता है, ये Na आयन में परिवर्तित होता है और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग देता है। क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और Cl माइनस आयन में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये Na तथा Cl आपस में मिल करके Na प्लस Cl माइनस, इन दोनों के बीच में लगता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स जो होता है वो हमारा कार्य करता है, वैद्युत बल जिसे कहते हैं। तो इनके बीच में वैद्युत बल कार्य करा और ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं, NaCl का निर्माण कर देते हैं, क्योंकि एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, दोनों के बीच में आकर्षण बल काम करेगा विपरीत आवेशों के बीच में। तो इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। अब दूसरा समझिए CaF2 को। इसमें 2 हमारे पास हैं कि Ca और F2। सबसे पहले Ca की वैलेंसी को समझते हैं। तो यदि इसको लुईस डॉट मेथड से समझें तो लिख सकते हैं Ca, और कैल्शियम के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक और एक 2। तो ये कैल्शियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को हम कह सकते हैं त्यागने की कोशिश करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। तो ये आ गया कैल्शियम 2+ और साथ में क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से आ गए। दूसरा है यहां पर फ्लोरीन। फ्लोरीन के हैं नीचे 2 लिखा है, तो इसका अर्थ है इसके 2 परमाणु हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कैल्शियम एक परमाणु एक जगह पर स्थित था। आप जानते हैं ये सिंगल एकांकी तो रहता नहीं है, केवल एक परमाणु तो सामान्यतः रहता नहीं है, बहुत सारे परमाणु समूह बना करके रहते हैं। पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये कैल्शियम कहीं पर अकेला खड़ा था और इसके समीप पे क्या आए, 2 फ्लोरीन के परमाणु आए घूमते हुए। अब कैल्शियम चाह रहा था, क्योंकि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं, Ca का कितना होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है इसका 2 8 8 2। तो इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे। कैल्शियम ने कहा भाई कहीं से यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएं तो मेरी अंतिम कक्षा तो पूरी हो जाएगी, मैं तो आदर्श गैसों वाली श्रेणी में पहुंच जाऊंगा। तो ये ऐसा सोच रहा था, तब तक कहीं से फ्लोरीन वाले आ गए। अब फ्लोरीन के 2 परमाणु आए, तो एक परमाणु ने कहा, अब आप फ्लोरीन का भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,7। इसको अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें। तो ये फ्लोरीन चाह रहा था कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। घूमते घूमते कैल्शियम के बाद पहुंचा, तो कैल्शियम ने कहा भाई मैं तो 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, और फ्लोरीन खुशी खुशी उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तैयार था। लेकिन कैल्शियम ने कहा भाई 1 नहीं दूंगा, 1 दूंगा तो ये फिर 1 मेरे मत्थे चढ़ा रहेगा, अंतिम कक्षा में 1 तो रहेगा ही, मैं तो आदर्श गैस वाली स्थिति में पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो इसने कहा भाई अगर दोनों लेने तो बात कर। अब फ्लोरीन ने कहा अगर मैं इसके दोनों लेता हूं तो मेरी भी अंतिम कक्षा फिर गड़बड़ा जाएगी, ये 2 8 1 बन जाएगी। तो इसने कहा भाई मैं भी नहीं लेता। तब तक इसको एक और फ्लोरीन मिल गया यहां से आता हुआ। उस फ्लोरीन ने कहा भाई 1 तू ले ले इससे, 1 मैं ले लेता हूं, दोनों का काम
चल जाएगा। तो इस प्रक्रिया के अनुसार क्या होता है, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके कैल्शियम आयन में परिवर्तित होता है, जबकि फ्लोरीन हम कह सकते हैं जिसकी अंतिम कक्षा में हम कह सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यहीं पे लिख लेते हैं +1 इलेक्ट्रॉन, और ये किस में परिवर्तित हो जाता है, F आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके हमने कहा कितने इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे थे, 2, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसी के साथ वाले एक और ने ले लिया। कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इसने भी फ्लोरीन आयन बना दिया। तो अब ये दोनों आपस में मिले तो क्या हुआ, आप यहां समझ सकते हैं, Ca के हैं 2+ और फ्लोरीन के 2 हैं, F के कितने हैं 2, तो F के हैं -1, तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, मिलेंगे, तो ये इधर की ओर गुणा, इसकी इधर की ओर गुणा, और ये किसका निर्माण करा देंगे, CaF2 का निर्माण हो जाएगा। तो दोनों की कोशिश वही कि उनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहीं पर एक और नियम आता है, एनसीईआरटी की किताब में इसको दिया हुआ है, इसको कहता है अष्टक नियम। अष्टक नियम, अष्टक नियम क्या है, यही जो मैं आपको अभी तक समझा रहा हूं। अष्टक नियम यह कहता है कि कोई भी परमाणु यह चाहता है कि उसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों, या तो 2 तत्वों को छोड़ दिया जाए जो स्पेशल केस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये हाइड्रोजन और हीलियम तो चाहते हैं कि उसकी अंतिम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि पहली कक्षा में 2 ही आ सकते हैं, इसलिए वो तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, तो वो उसको कहते हैं ड्यूप्लेट का निर्माण करना चाहते हैं। और ये जो बाकी सारे तत्व हैं ये ऑक्टेट का निर्माण करना चाहते हैं, यानी कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए ही चाहिए। इनकी यही जो प्रवृत्ति है, यही प्रवृत्ति इन्हें रासायनिक आबंध बनाने के लिए क्या करती है, विवश करती है, मजबूर करती है, जिससे कि ये केमिकल बॉन्डिंग के लिए तैयार होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको यह बात समझ में आ गई होगी, ये अष्टक नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी एनसीईआरटी की किताब में 4 पॉइंट, यह एनसीईआरटी 4.1.1, इस पे हमारे को क्या दिया हुआ है, ये अष्टक नियम दिया हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया। तो मुझे लगता है जितना आज हमने कराया है, ये चैप्टर का फर्स्ट हम कह सकते हैं वीडियो था, इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे जितनी इसमें चीजें अभी हमने छोटी छोटी बताई है, जैसे वैद्युत संयोजक बंध या सहसंयोजक बंध, ये सब चीजें आपको अभी हल्की सी बताई हैं। इस चैप्टर में ये पूरी डिटेल में आपके सामने आने वाली है। तो यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।